वेलकम टू माय टीचर मेगा ऑनलाइन क्लासेस। चलिए तो आज हम लोग नाउन के हॉट टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो हॉट टिप्स में पहला नियम है कि ओ क्लॉक हमेशा पक्के समय के साथ प्रयोग होता है। ओ क्लॉक का प्रयोग हमेशा पक्के समय के साथ होता है। जैसे में आप भी कभी कभी बोलते होंगे 8 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, यानी जब पक्का समय रहेगा ना तब आपको ओ क्लॉक का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल भी दिया गया है 8 o'clock, 4 o'clock। चलिए दूसरा नियम है कि कजन के साथ न तो ब्रदर आता है न तो सिस्टर आता है। सिर्फ अगर कजन का प्रयोग करना चाहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको कजन प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कजन का मतलब है चचेरा भाई या चचेरी बहन। कजन का मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। जैसे में कजन के साथ पहले नियम देख लेते हैं फिर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, कजन के साथ ना तो ब्रदर रहेगा और ना ही सिस्टर रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन सिस्टर। तो बताइए कजन का मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो यहाँ पे सिस्टर लगाने का कोई मतलब है? यहाँ पे सिस्टर यहाँ से उड़ा दीजिए। ये जो सिस्टर है ये गलत है, बाकी सब सही है। एसएससी का क्वेश्चन है, यहीं तक सेंटेंस रहेगा, सब सही है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर देखने से पहले हम आपको विशेषण का डिफिनेशन दे देते हैं। तो विशेषण का डिफिनेशन जानते ही होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। यानी जब भी आपको कोई एडजेक्टिव प्रयोग कीजिएगा तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आपको प्रयोग करना ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो नाउन के बिना आते हैं और अपने पहले ए आर्टिकल लेते हैं। जैसे में कावड़, माइजर एंड फूल, ये तीनों एडजेक्टिव है लेकिन ये बिना नाउन के आता है। यह आपने पहले ए आर्टिकल जरूर लेता है। जैसे में समझते हैं यहाँ पे, देखिए कावड़ मतलब क्या होता है? डरपोक। कावड़ मतलब डरपोक। माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। फूल मतलब मूर्ख लोग होता है। तो एग्जांपल देखिए, टॉम कॉल्ड मी ए फूल। देखिए यहाँ पे ए लगेगा ना, क्योंकि हम अभी बताए कि ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो अपने पहले ए लेते हैं और बिना नाउन के आते हैं। तो यहाँ पे ए यूज कर लीजिए। चलिए तो आइए चौथा नंबर देखते हैं। यूनिफॉर्म एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक जैसा। तो यह कहीं भी प्रयोग हो सकता है, वेरी सिंपल रूल है। जैसे एग्जांपल में ही ड्रोव द कार एट यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए पांचवा नियम देखते हैं। कोस्ट का मतलब, जैसे मैथ में आप लोग यूज करते होंगे एसपी एंड सीपी। तो एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो मैथ में जब आपके क्रयमूल्य के सेंस में प्रयोग करना रहेगा तो आप कॉस्ट प्राइस प्रयोग कीजिएगा, लेकिन उसी को इंग्लिश में सिर्फ कॉस्ट लिख दीजिए, खत्म हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट लिख देने से कॉस्ट प्राइस हो जाता है एंड प्राइस लिख देने से सेलिंग प्राइस हो जाता है। समझ गए होंगे। यानी मैथ में एसपी को सेलिंग प्राइस कहा जाता है, वहीं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस को प्राइस कहा जाता है एंड कॉस्ट प्राइस को इंग्लिश में कॉस्ट केवल कहा जाता है। यानी यहाँ पे देखिएगा नियम, कॉस्ट क्रयमूल्य के सेंस में प्रयोग होता है। जैसे में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मोबाइल, यानी इस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या है, और वही प्राइस लिख देने से विक्रयमूल्य का सेंस का पता चलता है। जैसे में अगर आप विक्रयमूल्य, तो यहाँ पे सिर्फ एसपी मत लिख दीजिएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे एसपी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में एसपी को ही प्राइस कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में एसपी को ही प्राइस लिखा जाता है। यानी प्राइस लिख देने से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसे में प्राइस इज फिक्स्ड, यानी विक्रयमूल्य फिक्स्ड है। समझ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। ऐसा कोई हम नियम ही नहीं बताया जिससे आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए और नियम लिखते हैं। इतना पहले लिख लीजिए आप कॉपी पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर नियम देखते हैं। 7वां नंबर नियम कहता है कि जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, का अंग्रेजी होगा नो रूम। कहने का मतलब यह है कि हिंदी में कोई वर्ड आ जाए जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, तो उसका अंग्रेजी वर्ड नो रूम होगा। नो प्लेस मत कर दीजिएगा, नो रूम होगा। जैसे ही क्वेश्चन में किया हुआ है देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। तो बताइए यहाँ पे कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है, का अंग्रेजी नो प्लेस नहीं होगा, नो रूम होगा। तो यहाँ प्लेस के जगह पर रूम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे प्लेस के जगह पर क्या प्रयोग करना है? रूम का प्रयोग करना है, क्योंकि जगह के लिए हिंदी में वर्ड होता है जगह, उसका इंग्लिश वर्ड होता है रूम, न कि प्लेस।
चलिए 8वां नंबर नियम देखते हैं, सबूत। सबूत का दो गो वर्ड होता है, विटनेस भी होता है, एविडेंस भी होता है। तो विटनेस मतलब भी सबूत होता है, गवाह होता है, एविडेंस मतलब भी सबूत होता है, गवाह होता है। लेकिन जब मानव कोई सबूत या गवाह हो तो उसके लिए विटनेस का प्रयोग किया जाता है, और जब कोई वस्तु सबूत या गवाह हो तो उसके लिए एविडेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे में यहाँ पर देखिए, शिबू सोरेन इज विटनेस ऑफ द केस। एक शिबू सोरेन को आप लोग जानते होंगे कि 2004 में मनमोहन सिंह के सरकार में यह कोयला मंत्री थे और चिरुडीह कांड में फंस गए थे। चिरुडीह कांड एक्चुअली 11 लोगों की मौत हो गई थी। चिरुडीह कांड में 11 लोगों की मौत हो गई थी, तो उसी कांड में ये फंस गए थे। तो वही जो केस लिखा हुआ है ना, द केस, यानी चिरुडीह कांड का ही द केस है। तो उसमें शिबू सोरेन क्या है? गवाह हैं, विटनेस हैं, यानी सबूत हैं। अगर यहाँ पे कोई मानव है तभी तो हम विटनेस लिख रहे हैं, अगर कोई वस्तु रहता तब हम यहाँ पे विटनेस नहीं, एविडेंस का प्रयोग करते। तो चलिए यहाँ पे आप जब एविडेंस यानी वस्तु के रूप में जब प्रयोग कीजिएगा, एविडेंस, जैसे मतलब नंबर प्लेट इज एन एविडेंस। नंबर प्लेट क्या है? गवाह है, सबूत है, यानी जो नंबर प्लेट है वह वस्तु है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एविडेंस प्रयोग कर रहे हैं। चलिए 8वां नियम हो गया। 9वां नियम पे आते हैं। 9वां नियम कहता है कि वर्क का भी दो मतलब होता है। वर्क का मतलब कार्य होता है और कलाकृति भी होता है। जब वर्क का प्रयोग कार्य के रूप में कीजिएगा तो वह हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे में आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, तो यह हमेशा सिंगुलर रहेगा। जब भी कार्य के रूप में प्रयोग कीजिएगा तब हमेशा सिंगुलर रहेगा। लेकिन जब वर्क का प्रयोग कलाकृति के रूप में प्रयोग कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कलाकृति, तो कलाकृति के रूप में जब प्रयोग कीजिएगा तो सिंगुलर भी रह सकता है, प्लूरल भी रह सकता है। तो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, तो ये तो हम बोल चुके हैं, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, यहाँ पे कार्य के रूप में प्रयोग किया गया है वर्क को। एंड द गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद। देखिएगा यहाँ ध्यान से, गोदान जो है प्रेमचंद का कलाकृति है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर के रूप में प्रयोग किए हैं। जब प्लूरल के रूप में प्रयोग करना हो तो जैसे में एक सेंटेंस बोलते हैं, सुनिएगा, द गोदान एंड द गवन आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद। जैसे में लिखा हुआ है द गोदान एंड द गवन आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद। तो देखिए यहाँ पे वर्क प्लूरल में प्रयोग किया गया है, यहाँ पे वर्क प्लूरल में प्रयोग किया गया है। यानी जब कलाकृति के रूप में वर्क का प्रयोग कीजिएगा तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जब कार्य के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां नंबर नियम देखते हैं। 10वां वर्ड है। वर्ड का भी दो गो मतलब होता है, वचन होता है, शब्द होता है। जब आप वचन के रूप में प्रयोग कीजिएगा वर्ड को तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे मैं आई गिव यू ए वर्ड, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन जब वर्ड का मतलब आप शब्द के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। पहले सिंगुलर का एक सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए ही इज ए वर्ड, ही क्या है? एक वर्ड है। ही इज ए वर्ड, ही क्या है? एक वर्ड है, तो सिंगुलर के रूप में हम प्रयोग किए हैं। लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं ही गोज, ही गोज। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे हैं, ही गोज आर वर्ड्स। यहाँ पे हम वर्ड का मतलब शब्द लिए हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल के रूप में हम प्रयोग किए हैं। किसको प्लूरल के रूप में प्रयोग किए हैं? वर्ड को प्लूरल के रूप में प्रयोग किए हैं। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है। चलिए और लिखते हैं, मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर रूल देखते हैं। 11वां नंबर रूल में है ब्रदर। ब्रदर का प्लूरल दो गो होता है, ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरेन भी होता है। ब्रदर्स का प्रयोग रक्त संबंधी भाई के लिए होता है एंड ब्रदरेन का प्रयोग आपसी समझौते भाई के लिए होता है। जब रक्त संबंधी की बात करेंगे तो राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, बिल्कुल सही है, राम और लक्ष्मण रक्त संबंधी भाई थे। लेकिन आपसी समझौते भाई वाला बात कीजिएगा तो हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदरेन, मतलब समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपसी समझौते का भाई हैं, रक्त संबंधी भाई तो हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रदर, इसका प्लूरल ब्रदर्स भी होता है और दूसरा ब्रदरेन भी होता है। ब्रदर्स मतलब रक्त संबंधी भाई, जैसे में राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स एंड ब्रदरेन आपसी समझौते का भाई, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदरेन। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रदर अगर सिंगुलर में प्रयोग करना है तो रक्त संबंधी भाई हो या आपसी समझौते का भाई हो, सिंगुलर में हमेशा ब्रदर रहेगा। सिर्फ प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल में रक्त संबंधी भाई के लिए ब्रदर्स होता है एंड आपसी समझौते भाई के लिए ब्रदरेन होता है।
आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में है जेनियस। जेनियस का दो गो पुलल होता है, जेनियसिस भी एंड जेनी भी। तो जेनियसिस मतलब होता है एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले। ऐसे जेनियस का मतलब क्या होता है, बहुत तेज बुद्धि वाले या कुशाग्र बुद्धि वाले। लेकिन इसका पुलल की बात कीजिएगा तो दो गो होगा, जेनियसिस एंड जेनी। तो जेनियसिस मतलब एक से अधिक कुशाग्र वाले, एंड जेनी मतलब भूत प्रेत वैम्पायर का नाम सुने होंगे, यानी चुड़ैल टाइप का या पिशाच टाइप का, तो उसे हम जेनी कहते हैं। यानी एक से अधिक पिशाच या भूत जेनी के कैटेगरी में आ जाएगा, एंड एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले जीनियस के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी जीनियसेस, यानी भारत माँ बहुत जीनियसेस को दिए हैं। एंड इसका जेनी वाला एग्जांपल देखिए, हनुमान सेव्स अस फ्रॉम जेनी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया, 12 नंबर कंप्लीट हो गया। ऐसे जीनियस मतलब तो समझ ही रहे होंगे। चलिए 13 नंबर देखते हैं। बेजेज। बेजेज का दो गो मतलब होता है, मजदूरी भी होता है, दंड भी होता है। जब मजदूरी के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो हमेशा प्लूरल रहेगा, एंड दंड के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द वेजेज ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। देखिए यहाँ पे आर प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कि हमेशा प्लूरल रहेगा। एंड सिंगुलर के रूप में देखिए, जब दंड के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे में द वेजेज ऑफ साइन इज डेड, यानी पाप का दंड मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। इशू। इशू का मतलब ही दो वर्ड मीनिंग होता है। इशू का मतलब ही दो वर्ड मीनिंग होता है, एक तो बाल बच्चा होता है, दूसरा मुद्दा होता है। जब बाल बच्चा के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, एंड मुद्दा के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लालू हैज 9 इशू, यानी लालू जी के पास 9 बाल बच्चे हैं। मुद्दा के रूप में देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेट इशू, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। यह सिंगुलर। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुद्दा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यह सिंगुलर का एग्जांपल है। प्लूरल का एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इशू। तो हम प्लूरल के रूप में प्रयोग कर लिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन एंड ग्रेट इशू। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इशू है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है, एंड दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है। चलिए तो पूरा हो गया। और 4 नियम लिखते हैं, मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर रूल देखते हैं। 15वां नंबर रूल में है फोर्स। फोर्स का भी दो गो वर्ड मीनिंग होता है, शक्ति होता है, सेना होता है। जब शक्ति के रूप में प्रयोग कीजिएगा फोर्स को तो यह हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्योंकि शक्ति हिंदी में पढ़िएगा तो सिंगुलर रहता है। और जब सेना के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो सेना जानते हैं हमेशा प्लूरल रहता है, तो यह भी प्लूरल रहेगा। यानी फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्सेस हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम शक्ति के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स इज बिंग यूज्ड है, यानी शक्ति इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है फोर्सेस आर अलर्ट, यानी सेना जो है सावधान है, सतर्क है। चलिए 16वां नंबर रूल में है अविवाहित। अविवाहित कन्या भी हो सकती है, अविवाहित पुरुष भी हो सकता है, यानी अविवाहित पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। जैसे में पुरुष का इंग्लिश होता है बैचलर एंड स्त्री का इंग्लिश होता है मेड। एग्जाम्पल में वाजपेयी इज ए बैचलर, वाजपेयी जी को जानते हैं, वह कभी शादी नहीं किए थे। और मेड यानी स्त्री का क्या होता है, मेड होता है। जैसे मायावती दीदी को आप जानते होंगे, वेस्ट बंगाल के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वह मेड हैं, अविवाहित स्त्री हैं। तो मेड यानी मायावती इज ए मेड हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 17वां नंबर रूल देखते हैं। घर। घर भी दो प्रकार का होता है, एक अपना घर होता है, एक पराया घर होता है। जिसमें आप रेंट पे रहते हैं ना, वो पराया घर है, तो उसको हम हाउस बोलेंगे। वो अपना जो घर है उसको हम होम बोलेंगे। जहाँ आपका जन्म हुआ है उसको हम होम बोलेंगे, और जहाँ पे आप रेंट लेके पढ़ते हैं, जैसे पटना या दिल्ली या बॉम्बे, कहीं भी आप रेंट लेके रहते हैं तब उसे हम हाउस बोलेंगे। अगर मान लिया जाए आप कहीं शहर में कोई घर खरीद लेते हैं तब वह भी हाउस है। जिस घर में आपका सपना बसता हो, आपकी माँ की सपना बसता हो, उसे हम होम कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, आई लिव इन ए रेंट हाउस, तो वह हाउस है यानी पराया घर है। एंड आई सेलिब्रेट फेस्टिवल इन माई होम, मैं अपना घर में फेस्टिवल को मनाता हूँ। बहुत सिंपल है। चलिए 18 नंबर रूल देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट रूल देखते हैं।
तो लाइट है, 18 नंबर रूल में लाइट है। लाइट का भी दो गो मीनिंग होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत होता है। जब आप प्रकाश के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो यह हमेशा सिंगुलर रहेगा, और जब प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो यह सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकेगा। जैसे पहला में हम पहले प्रकाश के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, लाइट इज कमिंग, यानी प्रकाश आ रही है, तो यह सिंगुलर रहेगा। लेकिन जब आप प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोग कीजिएगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई रूम हैज़ 1 लाइट, मेरे रूम में 1 लाइट है, बट माई क्लास रूम हैज़ 2 लाइट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है और दूसरा वाले में प्लूरल का प्रयोग किया गया है, माई क्लासरूम हैज़ 2 लाइट। चलिए, थैंक यू आज के लिए। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम हिंदी ही पढ़ाते हैं।